हाँ, आदतन इसे छोटी मोटी धमकी देकर लौट जाओ और मुझे भी 2-1 हाथ मार लेना, ये जरूरी है। इसके बाद ही मैं तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो अब, वो गुस्से से दहाड़ा। तुम लागर और माजूर मुझे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। मेरी तवक्का थी कि वो इतनी आसानी से मेरे फैलाए हुए जाल में नहीं फंसने वाला था, इसीलिए मैंने अपना एतमाद मुतजलजल नहीं होने दिया और मानी खेज अंदाज में मुस्कुराकर बोला, सोच लो, क्या तुम अपने अलावा इन माँ बेटी को भी इस अहम राज में शरीक करना चाहते हो तो ठीक है, 3 हिस्से कर लेंगे। अब वाकई आपे से बाहर हो गया और एक बार फिर अपनी चादर के अंदर से वही लंबी नाल वाला भयानक पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया और दांत पीसते हुए बोला, अब अगर तुमने पूरी बात मुझे नहीं बताई तो मैं तुम्हें सचमुच गोली मार दूंगा। मैं यही चाहता था, उसे तैश दिलाकर उसकी अकल खब्त कर डालूं। मैंने कहा, आज से कुछ अरसा पहले मैं अपने 2 साथियों के साथ एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया था। मिशन तो पूरा नहीं हो सका और हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के फायरिंग से बाल बाल बचकर यहाँ आन पहुंचे और जिस स्मगलर ने हमें अपने ऊंट रेड़े पर दीगर लोगों के साथ खानाबदोशों के भेस में रखा था, वो दर हकीकत राजस्थानी डाकुओं का एक टोला था। इन्होंने किसी राजा की दौलत लूटी थी और 5 बड़ी बड़ी देगों में डालकर जम्मू के रास्ते सरहद पार करके यहाँ तक पहुंचे थे। हमें भनक मिली तो मैंने अपने साथियों के साथ इनकी लूटी हुई दौलत को हथियाने का मंसूबा बनाया। मिशन तो हमारा नाकाम ही हो गया था, मगर इतनी सारी दौलत देखकर हमारी नीयतों में फतूर आ गया था। हम खुद चाहते थे कि इस खतरनाक नौकरी से जान छूटे और बहुत सी दौलत के साथ किसी और अच्छे और बड़े मुल्क जाकर सुकून और ऐश की जिंदगी बसर करें। किस्सा मुख्तसर कि हमने एक मौका पर शराब में जहर डालकर सारे डाकुओं को हलाक कर डाला और फिर इनकी देगों को एक जंगल में खुफिया मकाम पर दबा दिया कि किसी वक्त वापस आकर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से जब हम वापस लौटने लगे तो एक बार फिर बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग की जद में आ गए। मैं अपने मुल्क जाने के बजाय दोबारा उल्टे पांव इधर ही पलट आया। मेरे दोनों साथी मारे गए, मेरी कमर पर चोट लगी, मैं इसी वजह से माजूर हुआ हूं, मगर यह बूढ़ी खातून मेरा इलाज कर रही है और मुझे अफाका है। अब मैं वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहता था। सेहतमंद होने के बाद ये सारी दौलत किसी तरह समेट कर आगे कहीं निकल जाना चाहता था, मगर इसके लिए सब्र और मुनासिब वक्त गुजारना जरूरी था। यही सोचा था कि यहाँ का आम बाशिंदा बनकर इधर ही कुछ वक्त गुजारता रहूंगा कि तुम्हारा मसला आन खड़ा हुआ। अब तुम फैसला कर लो। मैं इतना बताकर चुप हो गया, लेकिन दुर्दीदा नजरों से उसके दुरुस्त चेहरे पर अपनी बात की असर पजीरी के तासरात भी भांपने की कोशिश करता रहा। अब मैं कह सकता था कि वो मुतासर होने लगा था। मेरी आधे सच और आधे झूठ का फार्मूला कामयाब रहा था। वो मुझे पड़ोसी मुल्क का जासूस समझे हुए था, खास साजिश ही सही, मगर बहरहाल वो इसकी नजर में सच साबित हुआ था और यूं वो मेरी आगे की रंग आमेजिश में ही आ गया था। वो दौलत तुमने कहाँ छुपा रखी है? उसने सवाल किया। इस वक्त उसके वही दोनों गुमाश्ते अंदर दाखिल हुए जो चंबेली की तलाश में निकले हुए थे और कामयाब लौटे थे, क्योंकि चंबेली बेचारी उनके गिरफ्त में बुरी तरह मच रही थी। उसे खराशें भी आई हुई थीं और सर्दी के मारे उसका बुरा हाल था। मेरा दिल अंदर से कुड़ने लगा। चंबेली भी मुझे समझ यार के रहमो करम पर देखकर परेशान नजर आने लगी, लेकिन मैं अभी उसे किसी किस्म की तसल्ली देने की पोजीशन में नहीं था। वक्त का मुंतजिर जरूर था। छोड़ दो इसे। समझदार ने अचानक अपने दोनों गुमाश्तों की तरफ देखकर हुक्म सादर किया। यकलख्त मेरे अंदर मुसर्रत चमकी। गुमाश्तों ने पहले हैरत से समझदार की तरफ देखा, फिर चंबेली को। इसके बाद इन्होंने फौरन इसे छोड़ दिया। वो मेरी तरफ दौड़ी और मेरे करीब आकर खड़ी होगी। मेरी चाल की कामयाब पेशबंदी मेरे सामने थी। समझदार ने एक नजर चंबेली पर और फिर मुझ पर डाली। इसके बाद बोला, ठीक है सोहराब, इस वाक्य को भूल जाना और मैं कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। फिर उसने अपने हैरानों परेशान से खड़े गुमाश्तों को इशारा किया और मुड़ी से बाहर निकल गया। चंबेली की सारी तशवीश और सरासहमगी एक लम्हे में हवा हो गई। वो कभी दरवाजे की तरफ देखती और कभी मेरी जानिब, जबकि मेरे होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट रक्सा थी। तुमने इस संग दिल पर कैसा जादू कर दिया? वो तो चला गया। वो हकलाते हुए मुसरत और हैरानी के मिले जुले तासरात से बोली, वो मरदूद तो मुझे कच्चा चबा जाने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। खस कम जहां पाक, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये मरदूद यहाँ से बगैर कोई खून खराबा किए दफा हो गया। भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुमने इस दरिंदे को कैसे काबू किया, जबकि तुम तो चंबेली पर हैरतों के पहाड़ हनूज टूटने लगे थे। मैं जिस्मानी तौर पर मफलूज हुआ हूँ, मगर दिमाग तो मेरा पूरी तरह काम कर रहा है ना। या इसी की करामात है। मेरे खुदा, बेइख्तियार चंबेली के मुंह से निकला। इसने दरवाजा बंद किया और मेरे करीब आकर फर्श पर बैठ गई। कैसे हुआ ये सब? रात के गुजरते आखिरी पहर में मैं धीरे धीरे उसे सब बताता चला गया। सुबह दिन चिड़े तक मैं लंबी ताने सोता रहा। चंबेली भी देर से उठी। यहाँ कोई घड़ी वगैरह नहीं थी।
खुद ही वक्त का अंदाजा लगा लिया जाता। चंबेली ने मेरे और अपने लिए नाश्ता तैयार किया और ले आई। अम्मा नहीं आई अभी तक? मैंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। सफेर या शाम तक आ जाएगी। चंबेली बर्तन अपने और मेरे दरमियान में रखते हुए बोली। अल्लाह अम्मा की हिफाजत फरमाए, मुझे उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने कहा अल्लाह ही बेहतर करेगा, अम्मा खैरियत से लौट आएंगी इंशाअल्लाह। हम नाश्ता करके फारिग हुए ही थे कि बाहर गाड़ी की आवाज उभरी। चंबेली फिर मुतवाही सीन नजर आने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और इसे दरवाजा खोलकर अंदर अपने गोशे में चले जाने की हदायत की। उसने खामोशी से खाली बर्तन उठाए, मुड़ी का दरवाजा खोला और दूसरे गोशे में चली गई। जरा देर बाद ही हस्बे तवक्का समदियार अंदर दाखिल हुआ। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, फिर मेरी तरफ देखा। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है, वो सर्द लहजे में बोला। मैं तैयार हूं, मैंने भी फौरन कह डाला, लेकिन तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं ज्यादा देर चल नहीं सकता, मुझे सहारा देना पड़ेगा। उसने मुड़ी के खुले दरवाजे की जानब मुंह करके अपने दोनों गुमाश्तों को आवाजें दी। वो अंदर आ गए, फिर इन्हें मखसूस इशारा किया। वो मेरी तरफ बढ़े। मैं चंबेली को चूंकि सब बता चुका था, इसलिए वो अंदर ही रही थी, लेकिन मैं जानता था कि सारी हकीकत बताने के बावजूद वो बेचारी फिर भी मेरी तरफ से परेशान और मुतफक्किर होगी, क्योंकि मुसीबत टल तो गई थी मगर आर्जी तौर पर। हालात अब भी गैर यकीनी थे, मगर मुझे अपने ऊपर एतमाद था। मैं यहाँ भी कोई ना कोई नकासी की सूरत तलाश कर ही लेता। वो दोनों मुझे सहारा दिए बाहर आ गए। सामने समदियार की जीप खड़ी थी। इन्होंने मुझे ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बिठा दिया और खुद अकबी नशिस्तों पर विराजमान हो गए। समदियार भी घूमकर ड्राइविंग सीट पर आन बैठा। अभी उसने जीप स्टार्ट नहीं की थी। मेरी तरफ घूर कर बोला, सोहराब एक बात याद रखना, अगर ये सब झूठ या धोखा निकला ना तो चंबेली मेरे लिए यूं भी आसान शिकार है, लेकिन तुम्हें मैं वहीं मार कर लाश खड्ड में दफन कर दूंगा। मुझे अफसोस है समदियार, मैंने एतमाद से कहा। इतना कुछ जान लेने के बावजूद क्या अब भी तुम इसे झूठ समझ रहे हो? तो फिर ये तुम्हारी मर्जी। चंबेली या उसकी अम्मा से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन किसी गलत फहमी या बदगुमानी की वजह से मेरी जान लेने की गलती मत करना, क्योंकि मैंने तो यूं भी सर से कफन बांध रखा है। जिंदा लाश की मिसल हूं, मगर तुम्हें एक बड़े नुकसान से दो चार हो जाओगे। ठीक है ठीक है, उसने हाथ हिलाकर झटकेदार लहजे में कहा और अगले ही लम्हे जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मौसम खुशगवार हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी इस बदबख्त से कि वो इस कदर जल्दी ये सब कर गुजरने की कोशिश करेगा, मगर हालात ही ऐसे थे। अब कुछ भी ऊंच नीच हो सकती थी। मैं भी देख रहा था कि कहां तक मैं पत्ते खेल सकता हूं। हालात और वक्त के धारे पर मैंने वैसे भी खुद को छोड़ रखा था, लिहाजा तन बद तकदीर हो गया। मैंने इब्तदाई दिनों में गाहे बगाहे चंबेली और इसकी माँ से यहाँ की जोग्राफियाई महल वकू और इसी नूह की दीगर मालूमात ले रखी थी। इसी के मुताबिक मैं इसे ऐसी बर्फीली पहाड़ी वादी की जानिब ले गया जो रेडी गांव से 10-11 किलोमीटर मकबूजा जम्मू की तरफ इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर जाती थी। यूं वहां तक पहुंचने में ही हमें घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया, यहाँ तक कि अब गाड़ी के आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। समदियार ने जीप रोक ली। मैं यूं ही अदाकारी के अंदाज में अब तक भी विंड स्क्रीन से और कभी दाएं बाएं खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे मतलूबा मकाम खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मतलूबा मकाम का तो मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं, अब गाड़ी मजीद आगे नहीं जा सकती। समदियार बोला, तब फिर हमें आगे पैदल चलना होगा। मैंने कहा, जगह इधर ही कहीं आसपास है, तुमने कोई निशानी तो रखी होगी? उसने पूछा। हाँ, लेकिन लगता है ताखीर और बाद में होने वाली तूफानी बारिश और बर्फबारी में सब मिट गई। मैंने जवाब दिया। वो चिल्लाया हुआ सा नजर आने लगा। अब क्या होगा? मेरा ख्याल है मुझे नक्शे की मदद लेना होगी। मैंने मकराना अंदाज में सोचते हुए कहा। नक्शा? वो चौंका। जब तुम्हारे पास नक्शा है तो पहले इससे मदद क्यों नहीं ली? किसने कहा नक्शा है मेरे पास? मैं हैरत से बोला। नक्शा तो मुझे खुद बनाना होगा, क्योंकि इस मकाम का खाका मेरे दिमाग में मौजूद है। हमें जासूसी के साथ खुद साख्ता नक्शा बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। समदियार सोचते हुए चिल्लाहट के आलम में दो एक लहजे अपने होंठ काटता रहा, फिर अपने गुमाश्तों से बोला, यावर शब्बे, क्या बोलते हो तुम? छोटे सरकार, मेरा ख्याल है पैदल चलकर देख लेते हैं, क्या खबर इसे वो जगह नजर आ जाए। यावर नामी गुमाश्ते ने मशवरा दिया तो दूसरा यानी छब्बे ने भी इसकी तायद की। तो फिर उतरो, पैदल ही चल कर देख लेते हैं, समद ने कहा। मैं थोड़ा परेशान हुआ, ताहम बोला इसमें बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इस तरह पड़ोसी मुल्क की सरहद लगती है, वर्किंग बाउंड्री भी नजदीक है। हमारी एक जरा झलक भी इन्हें हम पर गोलियां और राकेट बरसाने पर उकसा सकती है। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जब एक काम चंद दिनों बाद आसानी और बगैर किसी जान के रिस्क के किया जा सकता है, तो क्या जरूरत है कि हम अपनी जाने खामखाही खतरे में डालें? फिर मेरी हालत भी तुम लोग देख ही रहे हो, मुझे भी तुम्हें संभालना होगा। मैं खुद से भला कहां जा सकता हूँ? मेरी बात पर समदियार जिस बिज सा होने लगा। मैंने बात जारी रखी। मैं 2-3 रोज में नक्शा तैयार कर दूंगा,
तब तक मैं भी कुछ बेहतर हो जाऊंगा। इसके बाद बहुत एहतियात और महफूज तरीके से ये अहम काम अंजाम दे देंगे। इसकी क्या जमानत है कि तुम्हारा महज अंदाजे से बनाया हुआ नक्शा 100% दुरुस्त होगा? यावर ने सवाल किया। वो खासा चालाक था। मैंने कहा, अंदाजा 100% भला कब दुरुस्त समझा जाता है? लेकिन तुमने शायद सुना नहीं कि हमें नक्शा बनाने की भी खुसूसी तरबियत दी जाती है। 100% नहीं तो 90% दुरुस्त होगा। क्या ये कम है? छोटे सरकार, मुझे उसकी बात में वजन लगता है। आगे आपकी मर्जी, छब्बे ने कहा। तखातुब समझ यार ही था। ठीक है, वापस चलते हैं, उसने कहा। जीप का इंजन स्टार्ट था। मेरी ये चाल भी कामयाब रही थी। तहम अब भी आगे बहुत से खदशात मौजूद थे। पलटते वक्त समझ यार को मैंने नक्शा बनाने से मुतल्लिक वो तमाम अशिया बता दी जो काम में लाई जा सकती थी। उसने आज ही मुझे पहुंचा देने का कहते हुए हस्ब साबिक एक धमकी भी नथी कर दी, यानी धोखा, चालाकी और बाद में अंजाम इसके हाथों मेरी भयानक मौत पर मबनी था। वो मुझे वापस मूढ़ी पर उतार कर चले गए। चंबेली बेचारी बड़ी परेशान कुन बेचैनी के साथ मेरी वापसी की मुंतजिर थी। मुझे सही सलामत इनके साथ देखकर उसने इत्मीनान की सांस ली। वो मुझे सहारा दिए अंदर आ गई। अम्मा अभी तक नहीं आई थी। दोपहर हो चुकी थी। तो ठीक तो है ना? तुझे इन जालिमों ने मारा वारा तो नहीं? चंबेली ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, मैंने आहिस्तगी से कहा और मकदूर भर अपने सहारे से अपने फर्शी बिस्तर पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। शुक्र है अल्लाह का, वो बोली। खुदा गारत करे इन मरदूदों को, मगर तुमने तो अब इन्हें अपने पीछे लगाकर खतरनाक काम कर लिया है। अपने पीछे ना लगाता तो ये रजील तेरे पीछे पड़ जाते, मैंने बेतासुर मुस्कुराहट से कहा। इसके सजीले चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और वो भेदों भरे लहजे में बोली, मेरी खातिर तूने क्यों अपनी जान खतरे में डाल दी सोहराब? तेरी तो पहले ही हालत इतनी खराब है, फिर तूने अभी अपनी मंगेतर और बहन राहिला को भी ढूंढना है। उनका अल्लाह मालिक है तो फिर मेरा भी अल्लाह मालिक है। तू बस भला चंगा होकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चला जा। कहते हुए चंबेली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या हुआ, मुझसे उकता गई हो तुम? मैंने यूं ही हल्की मुस्कुराहट तले कहा। इसने एकदम मेरी तरफ चेहरा घुमाया और अपने नाजुक हाथ की हथेली यकदम मेरे होंठों पर रखती, लेकिन दूसरे लम्हे कुछ सोचकर उसने यकदम हटा ली और बोली, ऐसा क्यों कहती हो? मैं भला तुमसे क्यों उकताने लगी? लेकिन तुम कुछ भी ना बोलो और ना सोचो। मैंने उसकी बात काट दी। बस तुम ये दुआ करो कि अम्मा खैरियत से वापस लौट आएं और मेरा इलाज हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो एक टुक मेरी जानिब गहरी गहरी निगाहों से तकती रही। इसके गुदाज लब मुर्तइज थे, यूं जैसे कुछ अनकहे जज्बात के समंदर में बेचैन अल्फाज की कश्तियां किसी साहिल की आस में हलकोरे ले रही हूं। मैं खाना लाती हूं, वो ये कहकर मेरे पास से उठकर चली गई और मैं सोचता रह गया। चंबेली खूबसूरत और सीधी सादी सी देहाती लड़की थी। ऐसी लड़की जिसे अपने ख्वाबों की शहजादे का इंतजार होता है, वो अपने अनदेखे शहजादे के ख्यालों और ख्वाबों में सपने बुनती रहती है। अब तक उसके दिल पर किसी शहजादे को दस्तक दे देनी चाहिए थी। यह भी अच्छा ही हुआ था कि मैंने अपने बारे में भी उसे साफ साफ बता दिया था। इससे कुछ भी नहीं छुपाया था, बावसफ इसके कि मैं चंबेली की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ देख चुका था। हमदर्दाना जज्बात का अलग अंदाज होता है और अपनायत का अलग। मैं किसी खुशफहमी का शिकार तो नहीं था, ना ही मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन चंबेली का इस तरह अचानक तड़प कर मेरे मुंह पर हाथ रखने का अंदाज और उसकी आंखों में दर्द की लहर ने मुझे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। ताहम मुझे तसल्ली तो थी कि हम दोनों ही इस हकीकत से वाकिफ थे कि चंबेली मेरी और मैं उसकी जिस किस्म की भी मदद कर रहे थे, वो महज इंसानियत के आला जज्बात की माराज और हमदर्दी के सिवा और कुछ भी नहीं था। लेकिन ताल्लुक के खातिर का जज्बा भी अपने अंदर बहुत कुव्वत रखता है। ये तीसरे दरवाजे से आके अंदर की दुनिया उथल पथल कर डालता है, साबित कदमी को तहस नहस कर देता है। इसके दराने के बहुत से खुफिया दरवाजे होते हैं और अनदेखे भी। वो मेरे लिए खाना ले आई। इसका चेहरा मुझे कुछ उतरा उतरा सा नजर आने लगा। कुछ सोचकर मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। उसकी सभी पेशानी पर अनगिनत सोचों की लकीरें किसी अधूरे ख्वाब को जाहिर कर रही थीं। वो खामोश और झुकी झुकी निगाहों के साथ खाने के बर्तन मेरे सामने रखकर अंदर जाने लगी तो मैंने पुकारा, चंबेली। वो मुड़ी। तुम खाना नहीं खाओगी? मैंने पूछा। मुझे भूख नहीं है। तो फिर मुझे भी भूख नहीं है। मैंने भी उसे मुस्कित से जवाब अता कर दिया। वो एकदम से बड़ी बड़ी घनेरी पलकें फैलाकर मुझे तकने लगी। उसकी गहरी आंखों में महजूरियत का एक दर्द था, यूं जैसे मैं अभी उसे अलविदा कहने लगा हूं। अच्छा, उसने धीरे से कहा और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। अंदाज बेदिली का सा था। तभी मैंने उसका हाथ खोले से थामा। जब वो मुंह में निवाला डाल चुकी तो बोला, चमेली, जिंदगी के रास्तों में बहुत से लोग आते और जाते और मिलते बिछड़ते हैं। यही जिंदगी है। उदास मत हो, मुझे आखिर तो एक दिन यहां से जाना ही है। तुमने फिर ऐसे क्यों कहा था कि हम तुमसे उकता गए हैं? उसने हुले से शिकवा किया।
اوہو، تم ایک ہی بات کو دل سے لگا بیٹھی ہو۔ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا۔ ماحول کی اداسی کو دور کرنے کی غرض سے میں نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھے ایسا ہی کم ظرف سمجھتی ہو؟ تم اور اماں تو میرے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئی ہوں۔ قبر میں زندہ لیٹنے والے ایک ایسے شخص کو تم دونوں نے سنبھالا دیا جو واقعی ایک زندہ لاش کی مثل تھا۔ یہی نہیں، اب اماں میری صحت یابی کے لیے کتنا بڑا خطرہ مول لے کر اپنی جوان بیٹی کو خطرے میں چھوڑ کر طویل پیدل سفر پر جا نکلی۔ یہ میں بھول سکتا ہوں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں چمبیلی۔ پہلی بار چمبیلی کی آنکھوں میں مسرت چمکی۔ وہ کچھ شوق سی ہو کر بولی، میں نے بھی مذاق ہی میں تمہیں چھیڑا تھا، چلو کھانا ختم کرو۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اماں کی واپسی کا بھی انتظار کرنے لگے۔ تمہیں مہلت تو مل گئی ہے، لیکن اب اس نقلی خزانے کی کہانی کو کہاں تک لے جا سکتے ہو؟ سمجھ یار، بہت اتاولا ہو رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں غصے اور چلاٹ میں آ کر وہ تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ گہری تفکیر سے بولی، میرے لیے اتنی مہلت کافی ہوگی، میں نے یقین سے کہا۔ اسے میں نے الجھا دیا ہے۔ دولت کا محض لالچ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتا ہے۔ اب وہ میرے کہنے پر مجبور رہے گا، لیکن کب تک؟ آخر تو تمہارا جھوٹ کھل ہی جائے گا۔ عارضی صحیح، مگر تب تک میں اسے سبق سکھا چکا ہوں گا، اور تم دونوں کو بھی یہاں سے بخیر و عافیت کسی اور محفوظ جگہ چھوڑ دوں گا، تاکہ پھر دوبارہ آبادی والے یا سمجھ یار جیسے بدنیت تم لوگوں کو تنگ نہ کر سکے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں یکدم مسرت چمکی۔ وہ بولی، ہیں کیا واقعی تم مجھے اور اماں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ ویسے میں بڑی معصوم لگی، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا، تم مجھے کیا اتنا ہی خود غرض سمجھتی ہو کہ میں بھلا چنگا ہونے کے بعد تمہیں اور اماں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ جاؤں گا؟ کمال ہی کر دیا ہے تم نے تو چمبیلی، میں ہنسا۔ چمبیلی کا اندازہ درست نکلا۔ سپہر تک اماں لوٹ آئی۔ اماں کے بخیر و عافیت لوٹ آنے پر چمبیلی سے زیادہ مجھے مسرت ہوئی تھی، مگر بیچاری کی حیث قضائی دیکھ کر ہم دونوں ہی پریشان اور متفکر ہو گئے۔ پیادہ سفر کی دشوار گزار مسافت اور موسمی تغیر و تبدل نے اماں کی حالت نگفتہ با کر دی تھی۔ میری صحت یابی کی خاطر ضعیف خاتون نے اتنا بڑا خطرہ اور مصیبت مول لے لی تھی۔ وہ سرحد پار انڈین فورسز کے ہاتھوں پکڑی بھی جا سکتی تھی۔ اس بیچاری نے میری خاطر بڑا رسک لیا تھا، یوں جیسے وہ واقعی میری سگی ماں ہو۔ چمبیلی اپنی ماں کی تیمارداری میں لگ گئی۔ رات تک اماں کی حالت سنبھلی۔ اس نے چمبیلی کو بوکچی کھولنے کا کہا۔ میں اور چمبیلی حیرت اور بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس بھاگی بوٹی کو دیکھنے کا تجسس مجھے بھی تھا۔ چمبیلی نے بوکچی سامنے رکھ کر کھول دی۔ اماں نے اس کے اندر سے ایک میلی پوٹلی نکالی اور کھول کر رکھا میں دکھائی۔ یہ ہے بھاگی بوٹی۔ بتاتے ہوئے اماں کے لہجے میں مسرت تھی۔ میں نے دیکھا بوٹی گہری سبز رنگ کی تھی، یوں جیسے کوئی ادرک ہو۔ وہ تو سبز نہیں ہوتی، مگر بوٹی کی شکل ایسی ہی تھی۔ وہ بے بو تھی، 2 یا 3 انچ سے زیادہ نہیں ہوگی، جیسے آدھ چھٹانگ کی ادرک ہو۔ اماں، یہ اتنے بڑے شیر کو یہ چھوٹی سی بوٹی کیا اثر کرے گی بھلا؟ چمبیلی نے پرشوق لہجے میں دانستہ ماں سے کہا تو میں مسکرا دیا۔ شیر سے مراد میں ہی تھا۔ اماں کے کامیاب اور بخیریت لوٹانے سے ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ اماں بولی، پگلی، یہ ذرا سی بوٹی نہیں ہے، اس کا صرف 100واں حصہ ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ ابھی اماں کو یہاں کے حالات وغیرہ کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں کیا کچھ ہو چکا تھا، کیسی قیامت آتے آتے رک گئی تھی۔ اماں اس وقت دوا گھوٹنے میں لگ گئی۔ شکار کیے ہوئے کبوتر بھی وہ لے کر آئی تھی، وہ اس نے چمبیلی کو پکانے کے لیے دیے۔ رات کا یہ کام جاری رہا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے دیر ہی سے کھایا۔ کبوتر کا گوشت چمبیلی نے بہت لذیذ بنایا تھا۔ اماں نے صفوف کی صورت میں دوا تیار کر لی جو مجھے نہار منہ کھانا تھی۔ اسی بوٹی کا اماں نے تیل بھی بنانا تھا۔ یوں نصف بوٹی کی 4 خوراکیں تھیں جو روزانہ نہار منہ کھانا تھی۔ تیل ایک ہی بار لگانے کا تھا اور وہ تیسری خوراک کے بعد استعمال کرنا تھا۔ یہ تیل پورے جسم پر لگانے کا نہیں بلکہ صرف ہاتھوں پیروں کے جوڑوں پر لگانا تھا۔ یہ مالش اماں نے اپنے ذمہ لے لی۔ مجھے شرمندگی تو محسوس ہوئی تھی، مگر اماں نے بڑی محبت سے اور پیار سے مجھے گلے لگا کر کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔